कल एग्रीकल्चर का टॉपिक हुआ था ना आप लोगों का, लिखने को भी दिया गया था, सारा होमवर्क कंप्लीट हो गया। 3-4 असाइनमेंट थे ना, क्या हो गया था? फूड मैनेजमेंट, उसी का ही पार्ट है वो, सब पार्ट है। लिखने के लिए 3-4 चीजें कल दी गई थी, हो गई सबकी? नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, इस हफ्ते का पूरा टारगेट है, इस वीक के अंदर आपको लिखना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आज ही दिखाना है। कई सारे क्वेश्चन थे ना कल, क्वेश्चन मतलब टॉपिक जो भी थे लिखने वाले। स्टार्ट कर रहे भाई, कम ही लोग आए हैं बट ठीक है, कोई नहीं। हेडिंग डालिए। बोर्ड पे आपका टॉपिक है आज का, इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, भारत का उद्योग। इंडिया में इंडस्ट्री के पोर्शन को समझना है। ज्योग्राफी में भी सेम टॉपिक है आपका, और इकोनॉमी में भी सेम टॉपिक है, ठीक है? ज्योग्राफी में थोड़ा सा मतलब दोनों के पॉइंट थोड़े से अलग अलग हैं। इकोनॉमी में थोड़ा सा पॉलिसी वगैरह समझनी है, और ज्योग्राफी में हमें क्या समझना होगा, कहाँ पर कौन सी लोकेशन है। तो ज्योग्राफी वाला लेक्चर ज्योग्राफी में, आज इकोनॉमी के पोर्शन में, बट कोशिश करूंगा कि मैं ऑलमोस्ट पोर्शन इसी में हो जाए आपका, ठीक है? चलिए, इंडस्ट्री इन इंडिया के बारे में पहले तो समझिए, देश के बारे में शुरुआत कहाँ से होती है। टाइमलाइन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स। सिंपल भाषा में पहली हेडिंग जाएगी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति। शुरू करिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आर्थिक नीतियां। अभी तो खाली बोर्ड है, कुछ करना नहीं है, मैं बता रहा हूं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1 बाय 1 करके बोलूंगा, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ था? इसका मतलब था कि जब देश हमारा फ्रीडम मिली थी देश को, तो उसके बाद से लेकर के और अभी 2025 चल रहा है, इस बीच में कई सारी इंडस्ट्री की क्या आई है, पॉलिसी आई है। वो पॉलिसी अकॉर्डिंग टू नीड, उस समय की क्या जरूरतें थी, उस समय की क्या अचीवमेंट थे, या उस समय हमारे पास क्या क्या सोर्सेस थे, उसके हिसाब से इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिसाइड होती है, ठीक है? अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो शुरू की जाती थी, वो देखो इसमें सामने लिखा हुआ है, पहली 1948 लिखा हुआ है, और लास्ट 1991 के 91 के बाद से एलपीजी आ गया तो खत्म हो गई कहानी। तो कायदे में 48 से 91 के बीच की पॉलिसीज आपको पढ़नी है। तो हर एक पॉलिसी में कुछ प्लस माइनस होंगे। इसको इस तरीके से समझिए, इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री से तो मतलब आप समझते हैं ना इंडस्ट्री क्या होता है ना, ठीक? तो जो इंडस्ट्री है उस पे गवर्नमेंट ने, जब हम फ्री हुए थे तब से लेके 91 तक जो डोमिनेंस था, वो धीरे 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 कम करना शुरू कर दिया था। आज की सिचुएशन ऐसी है कि गवर्नमेंट के पास 3 ऐसी इंडस्ट्री है जो रिजर्व है। मतलब सोचिए, 1948 में 100% मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। राइट नाउ ओनली 3 इंडस्ट्री आर देयर विच इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो मतलब लॉजिक है 97%, मतलब 3 में इंडस्ट्री, नंबर 3% नहीं कह रहा हूं मैं, 3 नंबर कह रहा हूं। बात समझ में आ गई भाई? हजारों इंडस्ट्री होंगी इंडिया में, सेक्टर अलग होंगे, हर सेक्टर की हर इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने किसके लिए खोल दी है, प्राइवेट के लिए। वो 3 इंडस्ट्री कौन सी है, वो अभी लाइसेंसिंग पढ़ोगे तो आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? बट लॉजिक है, वो बहुत जरूरी इंडस्ट्री होगी जो गवर्नमेंट ने अपने पास रखी होगी। जैसे उसमें एक है एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी समझ गए, परमाणु से रिलेटेड चीज है। तो एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ना रिस्क नहीं लेना चाहती है। कल को प्राइवेट सेक्टर में एटॉमिक दे दिया जाए, और अगर हल्का फुल्का कुछ भी होगा तो फिर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा कंसर्न है, ठीक? तो यहां से लेकर के 91 तक की पॉलिसी को बेसिकली हमें थोड़ा 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 समझना होता है। पहली हेडिंग डालिए, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। सिंपल, आईपी 1948 फर्स्ट ही होगी ऑब्वियस है, पहली 1948 में थी। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में बनते हैं, बताता हूं मैं। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पहली आर्थिक नीति। शुरू करिए। मैं वो बोर्ड का मत लिखिएगा, मैं जो बता रहा हूं वो करना है, लिखिए। 6 अप्रैल 1948, 6 अप्रैल 1948 को दी गई है ये पॉलिसी। किसने दी थी? तो उस समय के कॉमर्स मिनिस्टर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रपोज्ड बाय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुखर्जी नगर इन्हीं के नाम पे है, ठीक है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रपोज की थी। 48 की पॉलिसी है तो हम जस्ट आजाद हुए ही हैं, तो बहुत ज्यादा तो फोकस हम नहीं कर पाएंगे इंडस्ट्री को लेकर के। तो उसमें क्या सिस्टम था, लिखिए। इंडस्ट्री क्लासिफाइड इनटू 4 क्लास। उद्योगों को 4 क्लास में बांटा गया। उद्योगों को 4 क्लास में बांटा गया। नंबर 1 फर्स्ट डैश,
3 इंडस्ट्री। पहली क्लास में 3 उद्योग रखे गए, फर्स्ट क्लास में 3 इंडस्ट्री। जहां नीड होगी वहां पे इंडस्ट्री में लिखाऊंगा, जहां नीड नहीं होगी वहां नहीं है। सेकेंड क्लास 6 इंडस्ट्री, सेकेंड क्लास में 6 इंडस्ट्री रखी गई और डैश करके 6 में लिखे इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना। ये 6 इंडस्ट्री में क्या रखा गया, आधारभूत संरचना रखी गई। थर्ड इंडस्ट्री 18 इंडस्ट्री, 18 थर्ड मतलब क्लास में 18, और फोर्थ में थर्ड क्लास में 18 इंडस्ट्री और फोर्थ क्लास में रिमेन्स, बची हुई बाकी आपकी। ठीक है, तो ये आपकी इंडस्ट्री रखी गई थी। इसमें जहां पे आपने फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है उसमें 3 है, कितनी थी, 4 है ना, फर्स्ट 3 है, वो डैश करके लिखिए गवर्नमेंट, GOV, उसमें सरकार कंट्रोल थी। ठीक है, दूसरा वाले में लिखिए आफ्टर 10 ईयर प्राइवेट, सेकेंड क्लास में 10 साल बाद प्राइवेट को दे देंगे, समझ गए, मतलब शुरू में किसके पास रहेगी, गवर्नमेंट के पास, 10 साल बाद दे देंगे, ऐसा भी होगा। तीसरा 20 ईयर, थर्ड 20 ईयर आफ्टर, सॉरी 5 ईयर, 5 साल बाद ही दे देंगे किसको, प्राइवेट को। 18 इंडस्ट्री, किस पे मतलब, अलग अलग है सेक्टर है, चीनी है, सूती, कॉटन है, ऐसे करके थी, वो इंपॉर्टेंट नहीं। क्या लिखे हो, आफ्टर 5 ईयर किसको दे दी गई, तो सीधी बात है, इसका मतलब कम इंपॉर्टेंट होगी। और सबसे लास्ट वाली क्या है, कंप्लीट प्राइवेट, मतलब पूरी पूरी। अब सीधी बात है, देखो प्राइवेट जो इंडस्ट्री होंगी, लॉजिक है हमेशा कॉमन सेंस की बात मैंने बताया, क्या वो प्रॉफिट के लिए काम करेंगी, और गवर्नमेंट होगा वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगी, वेलफेयर के लिए करेंगे, या फिर सेफ्टी की बात होगी। ठीक है, तो ये आपकी पहली क्लासिफिकेशन थी। क्लियर हो गया सबको, ठीक। सेकेंड पॉलिसी आइए, सेकेंड पॉलिसी 1956, द्वितीय औद्योगिक नीति 1956, सेकेंड पॉलिसी 1956। देखो 1956 जब हुआ तो ध्यान से बोर्ड पे देखो, 48 में हम लोगों की पहली आई, 56 में दूसरी आई, बीच में कोई चेंजमेंट हुआ होगा कि हमारे देश में, क्या चेंजमेंट हुआ होगा, गैस मारो। 48 में पहली आ गई, 56 में दूसरी आ गई, तो देश में क्या बदलाव आया इस बीच में, बिल्कुल भाई लॉजिक है, 1950 में संविधान लागू हो गया होगा कि नहीं, तो संविधान लागू हो गया तो उसके अंदर कुछ बातें कही गई होंगी, वो बातों को फिर हमें 56 में ध्यान रखना होगा कि नहीं, वो ध्यान लिखो। सेकेंड पॉलिसी डेटिंग डालो 56, लिखो बिटवीन दिस टेन्योर, इस कार्यकाल के बीच, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड, संविधान को लागू कर दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड, विच कंटेन डीपीएसपी, जिसमें डीपीएसपी था, विच कंटेन डीपीएसपी, तो ठीक है, तो जिसमें क्या था आपका, डीपीएसपी था। तो जब डीपीएसपी था इसमें आपका, सिंपल बात है, तो डीपीएसपी में मैंने उस दिन भी आपको कॉन्सेप्ट दिया था, अगर अच्छा मतलब डीपीएसपी क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का होता है। इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो वेलफेयर ऑफ द स्टेट, ब्रैकेट में लिख लो वेलफेयर ऑफ स्टेट, राज्य का कल्याण, ब्रैकेट में वेलफेयर ऑफ स्टेट, मतलब डीपीएसपी का जो थीम है वो लोगों के भले करने की है। तो अब हमें इंडस्ट्री उसके हिसाब से बांटनी पड़ेगी। तो जो 56 की इंडस्ट्री आपकी है उसको 30 अप्रैल 1956 को रखा गया, 30 अप्रैल 1956 को रखा गया, नेहरू साहब ने रखा था, ध्यान रखिए 30 अप्रैल 1956 को रखा गया, नेहरू साहब ने रखा, ध्यान रखिएगा। 3 क्लासिफिकेशन, 3 क्लासिफिकेशन दिए गए, 3 क्लासिफिकेशन इसमें दिया गया। सेक्शन 1 वही क्लास 1, 17 इंडस्ट्री, क्लास 1 17 डैश गवर्नमेंट ओनली, 17 इंडस्ट्री किसके हाथ में थी, सरकार के हाथ में, कोई चेंजमेंट नहीं, यानी पहली वाली पॉलिसी खत्म हो जाएगी, दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड पॉलिसी मतलब सेकेंड वो क्लास 12 इंडस्ट्री, पहली क्लास में 17 रखी गई पूरी गवर्नमेंट के पास, दूसरी क्लास में 12 रखी गई, लिखिए स्लोली
ये क्या है भाई, क्या बताएं यार कसम से। तो बट बट क्या कर रहा है, ये वो पटाखा वाला बुलेट में जो लगता है ना, कैसे मतलब गजब के लोगों के हाथ में देश है यार इस समय, बता रहा हूँ। चलिए, क्या लिखे हो, स्लोली स्लोली टुवार्ड्स प्राइवेट, और थर्ड में रिमेनिंग, थर्ड में रिमेनिंग, बचे हुए जो आपके थे वो तीसरे में थे। ये 56 की पॉलिसी ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो पहला 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर बेस्ड था। जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के बीच में इसी चीज को लेकर झगड़ा हुआ था। नेहरू साहब का कहना था कि देश में अगर ग्रोथ करानी है तो इंडस्ट्री पे फोकस करना होगा, सही बात है। गांधी जी ने कहा कि पहले सबसे पहले लोगों का पेट भरना सीखो फिर ग्रोथ होगी, वो भी सही थे। तो इसीलिए अल्टीमेटली इनिशियली पहले 5 साल आज़ादी के जो रहे वो हमारा किस पे फोकस था, एग्रीकल्चर पे। जब ठीक ठाक तरीके से हम एग्रीकल्चर करने लगे तो फिर हम फोकस किस पे कर गए, इंडस्ट्री पे। तो ये इसीलिए 56 की दूसरी इंडस्ट्रियल आती है, ठीक बात है। चलो नेक्स्ट आओ, 77 की तीसरी पॉलिसी, कंप्लीट प्राइवेट। थर्ड पॉलिसी है 77 की, 77 की पॉलिसी ध्यान से। ये 77 की पॉलिसी में क्या आता है, तो 77 में 75 में इंदिरा गांधी ने लगा दी थी इमरजेंसी, 77 में उनकी सरकार गिरती है, जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। जनता पार्टी की सरकार में आपको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी और ये सब लोग थे ना, आडवाणी साहब, तो उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। उनका नाम था जॉर्ज फर्नांडीज, लिखिए। दिसंबर 97 की पॉलिसी है, दिसंबर 77 की, और इसको जिसने रिप्रेजेंट किया उनका नाम है जॉर्ज फर्नांडीज। जॉर्ज फर्नांडीज बहुत बेहतरीन लीडर माने जाते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट आदमी। ये और ममता बनर्जी, इन दोनों लोगों के बारे में बोला जाता है कि काफ़ी ऑनेस्ट है, बोला जाता है, पता नहीं, ठीक है। जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, जॉर्ज फर्नांडीज ने इसको रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। नई बातें जो इसमें निकल करके आती हैं वो मैं आपको बता दूं। इस पॉलिसी में पहली बार लिखो 4 न्यू पॉइंट्स, 4 नए पॉइंट्स निकले, 4 नए पॉइंट्स निकले। पहला पॉइंट निकला टिनी सेक्टर, पहला पॉइंट निकला टिनी, TINY, टिनी सेक्टर का कॉन्सेप्ट है। टिनी सेक्टर को बोलते हैं अति लघु क्षेत्र, पहली बार निकल के आया गवर्नमेंट की तरफ से। अति लघु डैश करके लिखो, मैक्सिमम 1 लाख, 1 लाख रुपए तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकते थी गवर्नमेंट या कोई, समझ गए। मतलब अगर मुझे कंपनी खोलनी है तो उस कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है, 1 लाख रुपए तक कर सकते, उसको टिनी सेक्टर बोला गया, ठीक बात। नहीं नहीं, ये आपको खत्म हो, कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो गया। टिनी सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट की नजर में आपकी कंपनी टिनी सेक्टर की मानी जाएगी अगर आपने अपनी कंपनी खोलने में 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है। अब ये आपका मतलब तो प्राइवेट के लिए भी हो गया, सीधी बात है ना। दूसरा लिखिए, टिनी सेक्टर पहला। दूसरा, माइक्रो इंडस्ट्री, लघु उद्योग, 10 लाख रुपए तक, 10 लाख। मतलब अगर आपने इंडस्ट्री में 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो आपकी वो कंपनी माइक्रो सेक्टर में जाएगी। मैक्सिमम मैक्सिमम 10 लाख, 1 से 10 के बीच का हो गया ना ये, ठीक। थर्ड जो पॉइंट आता है वो है DIC का। थर्ड पॉइंट है DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, जिला उद्योग केंद्र, जिला उद्योग केंद्र। इसका सीधा मतलब है, या जो अभी का आपने सुना है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला जो चल रहा है, वो उस समय की कहानी है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्रियल हब को डेवलप करना, लिखो, डेवलपमेंट ऑफ अ इंडस्ट्रियल हब इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर जिले में एक औद्योगिक केंद्र का विकास करना, हर जिले में एक औद्योगिक केंद्र का विकास करना, DIC का मतलब ये था, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा गाजियाबाद में साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, देखे हो, वो हब है। इसी तरीके से हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको पता ना हो, बट जनरली एक आध ऐसा एरिया होता है जहां पे जनरल कंपनीज रहती, नहीं फैक्ट्री वगैरह रहती हैं, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर पहली बार निकल के आया गवर्नमेंट की नजर में, उसका नाम था ज्वाइंट सेक्टर, संयुक्त क्षेत्र। ज्वाइंट सेक्टर, संयुक्त क्षेत्र का कॉन्सेप्ट आया निकल के पहली बार। ज्वाइंट समझ गए होंगे, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट।
ये आपकी पॉलिसी थी, बट मैंने बोला 77 की पॉलिसी थी, तो 77 के तुरंत बाद 80 में कांग्रेस गवर्नमेंट वापस आ जाती है, तो फिर 80 की पॉलिसी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी लिखो 1980 पॉलिसी। नेक्स्ट पॉलिसी 1980, अगली पॉलिसी ये खत्म 77 वाली। 80 की पॉलिसी थी, कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, कुछ खास बातें थी मैं बता देता हूं। 1980 की पॉलिसी अलग पॉलिसी, 1977 खत्म, 1980 की पॉलिसी। इसमें लिखो बाय कांग्रेस गवर्नमेंट्स, कांग्रेस सरकार की पॉलिसी है ये। और इसमें पहली बार जो कॉन्सेप्ट आया है वो आया है इकोनॉमिक फेडरलिज्म। ध्यान से लिखना प्रीलिम्स के लिए, इकोनॉमिक फेडरलिज्म को बोलते हैं आर्थिक संघवाद। आर्थिक संघवाद का कॉन्सेप्ट पहली बार आता है। आर्थिक संघवाद का मतलब होता था, डैश करके चाहो तो लिख लो, डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर, ग्रामीण क्षेत्र का विकास, ये इसका मीनिंग है। इकोनॉमिक फेडरलिज्म या आर्थिक संघवाद का मतलब डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर, ग्रामीण क्षेत्र का विकास। ठीक है, ये हमारे मेंस में भी आया है 2-3 बार लिखने के लिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में टिप्पणी करें या इस तरीके के क्वेश्चन से। तो क्लियर हो गया। तो इतने तरह की इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो इंडिया में अभी तक लॉन्च हुई थी। फिर आपकी 1991 की पॉलिसी थी एलपीजी में, उसमें एलपीजी वाला कॉन्सेप्ट है, एलपीजी आपको मैं पढ़ाऊंगा इसी टॉपिक के लास्ट में, एलपीजी मेन सेक्शन में। ठीक है, तो लिखना चाहिए, बस पॉइंट लिख लीजिए 1991 लास्ट पॉलिसी है, 1991 की पॉलिसी है 1991 की, उसका नाम है एलपीजी। 1991 की लास्ट पॉलिसी है एलपीजी। एलपीजी का कुछ मतलब होता है वो सब आगे पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर हो गया सबको। तो ये इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रहती है जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग नीड के हिसाब से अलग अलग गवर्नमेंट ने प्रेजेंट की है। अब आइए नेक्स्ट पॉलिसी है, रिजोल्यूशन 48 का हो गया, 56 का हो गया, 77 का हो गया, 80 का हो गया। 1980 में आपने क्या लिखा था, इकोनॉमिक फेडरलिज्म ना। हाँ, उसमें एक चीज लिख लो, एमआरटीपी एक्ट, ये लिख लो, स्पेस तो होगा उसमें, लिखो एमआरटीपी एक्ट, सामने लिखा हुआ है। ये 2 एक्ट इंपॉर्टेंट हैं, पहला है एमआरटीपी, उसके नीचे फेरा। एमआरटीपी एक्ट, इंग्लिश हिंदी सेम है, एमआरटीपी एक्ट और फेरा। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसको बाद में फेमा बोला गया, फीएमए, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और फिर एक्ट के नाम ध्यान से लिखना, एमआरटीपी और ये। ठीक है, तो ये 2 आपकी पॉलिसी के थे स्टेटमेंट 1980 में। हो गया एमआरटीपी फेरा। ये एक्ट पढ़ने हैं आपको, मैं दूंगा करने के लिए, घर से दूंगा करने के लिए। यहां तक हो क्या, पूरे मतलब नहीं, पूरे नहीं, मतलब शॉर्ट्स में पढ़ना ही है। ये 91 की पॉलिसी थी, मोटा मोटी मैं आपको समझा दूं, मैं फिर अभी लेक्चर लूंगा इसको। देखो, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू मार्केट फोर्सेस। मतलब किस पे फोकस किया गया, मार्केट पे, बाजार पे। 3 कॉन्सेप्ट है, एलपीजी लिखा हुआ है सामने, उसका मतलब लिखा हुआ है, तो लिखा है लिबराइजेशन, प्राइवेट और ग्लोबलाइजेशन। 3 चीजें थी। बिकॉज ऑफ द एलपीजी ओल्ड डोमेस्टिक फर्म्स हैव टू कम्पीट विद द न्यू डोमेस्टिक फर्म्स। पुरानी कंपनियां थी, उनको नई के साथ होंगी, खैर वो मैं बताऊंगा। ठीक, एलपीजी का मतलब, ठीक है। यहीं से पहली बार इंडिया में कॉन्सेप्ट खुल करके आता, वो है एफडीआई का। ठीक है, तो एफडीआई का जो कॉन्सेप्ट आता है वो यहीं से निकल करके आता। अच्छा, ओके, इस तरीके से था। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो जी लिखा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि आपको अपनी मार्केट दुनिया के लिए खोलनी होगी, और दुनिया की मार्केट अगर आप अपने लिए खुलवाना चाहते हैं तो, पहले हमारी मार्केट क्लोज इकोनॉमी में थी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब है हम अपना माल दुनिया में बेच रहे थे, लेकिन दुनिया का जो माल है वो अपने हम नहीं मंगा रहे थे। तो ये तो गलत बात है भाई, झगड़े। तुम्हारा माल पूरी दुनिया खरीदे तो आप प्रॉफिट में, लेकिन बाकी दुनिया अपना माल आपको बेच रहा तो आपको हम नहीं खरीदेंगे, तो ये तो झगड़े वाली बात थी। और ये अच्छी चीज भी नहीं थी इकोनॉमी के लिए। इसीलिए एक दौर ऐसा आया जब हमारे पास बहुत ज्यादा इश्यू हो गया था फाइनेंस का, तो मजबूरी में आकर के 1991 में, मोटा मोटी मैं समझा देता हूं, कहानी कुछ इस तरीके से है। आपने मूवी देखी है अक्षय कुमार वाली, जिसमें बंदों को लेके आता है कुवैत से, एयरलिफ्ट, देखिए सबने। उसी समय की दौर की बात है जब इराक ने अटैक किया था कुवैत पर, तो जो रेड सी वाला है, वो रेड सी वाला एरिया बंद हो गया था, जो कनेक्ट करता है यूरोप को
एशिया से कनेक्ट करता है बेसिकली, ठीक है। तो जब वो एरिया आपका बंद हो गया तो उसके बाद सीधी बात है, जब वो बंद हो गया तो प्रॉब्लम क्या होगी सबसे ज्यादा, वो प्रॉब्लम हुई हमारे पास पेट्रोलियम को लेके। जब पेट्रोलियम को लेकर के बंद हुई तो पेट्रोलियम तो चाहिए क्योंकि पूरे सब कुछ काम करना है। तो उसके लिए बहुत सारे दुनिया भर के देश थे जिन देशों ने हमें पेट्रोल देने को एग्री तो करके कि हम देंगे, बट बहुत हायर रेट पे। दिक्कत यह है कि बहुत हायर रेट पे अगर आप पेट्रोल लेंगे तो दो ऑप्शन है, या तो आप उधार लीजिए या फिर पेमेंट करेंगे, और पेमेंट आप डबल या ट्रिपल रेट में करेंगे। तो जो पेमेंट आप करेंगे वो किस करेंसी में करेंगे, रुपए में तो करेंगे नहीं, वो इंटरनेशनल करेंसी कौन सी, डॉलर। तो आप डॉलर में पेमेंट करेंगे। समस्या ये है कि डॉलर आप अपने यहाँ छापते नहीं, डॉलर तो कहीं से आता है आपके पास। तो इंडिया के पास जितना रिजर्व वाला डॉलर था वो सब डॉलर हमने किसको दे दिया, पेट्रोलियम में। और हमारे पास पैसा खत्म। तो जब पैसा खत्म है और आपको अपना काम चलाना है तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन है उधारी लेना। आप किसी भी अननोन के पास या नोन के पास भी उधारी लेने जाते हैं तो उसकी लिमिट होगी देने की। भाई अपनी रिश्तेदारी में अपने दोस्ती यार से लोगे तो कितना 10 20 50 हज़ार लाख रुपए उधारी देगा, 10 लाख थोड़ी 20 लाख थोड़ी देगा आपको, सिंपल। तो 10 20 लाख के लिए आपको जाना पड़ेगा बैंक के पास लोन के लिए। जब बैंक के पास जाएंगे तो बैंक एक ही कंडीशन पे देता, वो कंडीशन है कोलेट्रल, गिरवी रखना पड़ता है कुछ आपको। तभी कुछ गिरवी आप क्या रखते हैं, अपनी सैलरी गिरवी रखते हैं, सैलरी वाले जो होते हैं। जो लोग नहीं होते हैं सैलरी वाले, बिजनेस वाले, वो कुछ प्रॉपर्टी रखते हैं, गहने रखते हैं, गिरवी सेम। तो इंडिया को जब उस समय पैसा चाहिए था तो उस समय का था इंस्टीट्यूट का नाम था IMF, ठीक है। मनमोहन सिंह की समय की कहानी, मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, नरसिंहा राव उस समय क्या थे, PM थे, ये उस समय की कहानी है। तो जब इंडिया के पास पैसा खत्म हो गया तो इंडिया IMF के पास गया और IMF से बोला कि साहब मेरे को पैसा चाहिए। तो IMF ने बोला कि ऐसे तो दूंगा नहीं पैसा, उसके बदले में आप क्या दोगे। तो इंडिया ने बोला कि ऐसा तो कुछ है नहीं मेरे पास, बट मेरे पास गोल्ड है। इंडिया के पास उस समय गोल्ड रिजर्व ठीक था। तो इंडिया ने अपना गोल्ड को IMF को गिरवी रखने की पेशकश की थी कि मैं रख रहा हूं, ऐसा रखा नहीं था, रखने की बात थी। तो IMF ने बोला कि ठीक है मुझे आपका गोल्ड नहीं चाहिए, आपकी क्रेडिबिलिटी इंडिया की ठीक है, कंडीशन एक है कि आपको अपनी मार्केट में ये LPG लाना पड़ेगा। समझ गए। तो ये 91 के बाद की जो कहानी है ये गल्फ वॉर का ही आउटपुट है, LPG की पॉलिसी, ठीक है। तो ऑब्वियस है ये किसके समय आई हुई, मनमोहन सिंह जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर, इसीलिए मनमोहन सिंह को इकोनॉमिक फ्रीमैन बोला जाता है, भारत के आर्थिक मुक्तिदाता, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो थी वो बहुत ज्यादा श्रिंक थी। तो LPG पॉलिसी के आने के बाद आज हमारी इकोनॉमी दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पे पहुंची हुई है। क्यों, उसके पीछे का रीजन है। तो इसमें कुछ तो किया गया होगा, क्या किया गया होगा वो LPG वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे नीड नहीं अभी आपको, बट इतना मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि जब जी मतलब ग्लोबलाइजेशन होगा, इसका मेन मोटो मैंने बताया कि आपको अपनी इकोनॉमी को खोलना होगा। और इकोनॉमी को खोलने का मतलब है बाहर की कंपनियां इंडिया में आएंगी। जब बाहर की कंपनी इंडिया में आएगी उसी टेक्निकल टर्म को FDI बोलते हैं, ठीक हो गया। FDI लिखा हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसी को FDI बोलते हैं। तो FDI क्या है, क्यों है, वो भी अभी सब पढ़ना है, ठीक हो गया यहाँ तक। चलो नेक्स्ट आओ, FDI हेडिंग डालो। FDI वैसे इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ाऊंगा, बट आपको मोटा मोटी समझा देता हूं होता क्या है FDI। हेडिंग डालिए FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जो भी बोल दीजिए। ये जो सामने आप एक मैप देख रहे हैं, इस मैप में ये पाई चार्ट है, इसमें कुछ आप देख रहे होंगे देशों के नाम, सिंपल, सिंगापुर, मॉरिशस 39, जापान, UK दिख रहा है आपको। तो इसमें आपको पहला जो काम करना है वो डेटा उतारना है, सारा नहीं उतारना है, टॉप 3 कंट्री का उतारना है। बट FDI का मतलब पहले समझ लीजिए, द इन्वेस्टमेंट विच केम इंडिया थ्रू फॉरेन, विदेश से आने वाला निवेश, विदेश से आने वाला निवेश, विदेश से आने वाला निवेश। एक लाइन में FDI समझ में आया, द इन्वेस्टमेंट विच केम फ्रॉम द फॉरेन डैश डैश इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से, मतलब नंबर 1 इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से आ सकता है। सेकंड है बाय फर्म्स, कंपनी के थ्रू आ सकता है। समझ गए, मतलब कोई व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है बाहर से इंडिया में और कोई कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है। व्यक्ति इन्वेस्ट किस में करेगा, अरे यार एक बंदा इन्वेस्ट किस में करेगा, कंपनी में, और कंपनी खुद बाहर की होगी, वो अपने आएगी। जैसे मैंने कल बताया था, आपने कौन सी कंपनी बताए थे,
वॉलमार्ट तो है नहीं ना, बताए कौन सी कंपनी, वॉलमार्ट तो मना हो गया, तो अभी है इंडिया में 50 कंपनियां हैं विदेश वाली। अरे कपड़े वाली बता रहा था मैं आपको, रिबोक हो गया, प्यूमा हो गया, सब क्या है, ये सब फॉरेन की कंपनी है ना। तो ये कंपनी पूरी पूरी इंडिया में आएंगी तो दूसरा वाला हो गया। और पहला इंडिविजुअल का मतलब मेरे पास पैसा है बट मैं कंपनी नहीं है, तो इंडिया की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो वो भी आपका क्या कहलाता है, एफडीआई कहलाता है। ठीक बात है। ट्रैक अलग अलग होते हैं, वो सब पढ़ूंगा, एफपीआई वगैरह होते हैं। चलो, तो पहला हो गया एफडीआई। दूसरा फैक्टर्स, घटक। फैक्टर्स एफडीआई के क्या होते हैं, तो पहला फैक्टर है इक्विटी। इक्विटी को इंग्लिश हिंदी में सेम बोलते हैं, इक्विटी। दूसरा होता है लोन, ऋण। इक्विटी के थ्रू, इक्विटी का मतलब होता है मेरा खुद का पैसा मैं सीधे कंपनी में इन्वेस्ट करूं, वो इक्विटी कहलाएगा। लोन होता है मैं अमेरिका के बैंक, अमेरिका में रह रहा हूं तो अमेरिका के बैंक से लोन लेकर के इंडिया में इन्वेस्टमेंट करूं, ये तरीका होता है आपका। ठीक है, ये जनरली कम ही होता है, जनरली लोग इक्विटी पे ज्यादा जाते हैं, लोन लेके इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट ट्रैक। ट्रैक रास्ता क्या है, ट्रैक हो गया। फैक्टर में दो फैक्टर हो गए आपके, पहला इक्विटी, दूसरा लोन। अब आइए ट्रैक, एफडीआई लाई कैसे जाती है, तो एफडीआई लाने के दो तरीके हैं, मतलब इन्वेस्ट, पहला है ऑटोमेटिक रूट, स्वचालित मार्ग। स्वचालित मार्ग, स्वचालित मार्ग का मतलब होता है, लिखिए, परमिशन ऑफ आरबीआई। आरबीआई से पूछना पड़ेगा बस, गवर्नमेंट से नहीं। आरबीआई से आप पूछिए, डैश चाहिए तो उसी पॉइंट, नॉन इंपॉर्टेंट एरिया, नॉन इंपॉर्टेंट एरिया, गैर महत्वपूर्ण उद्योगों में एफडीआई इसके थ्रू होती है। ठीक है, नॉन इंपॉर्टेंट का मतलब है कुछ खास दिक्कत नहीं। दूसरा लिखिए गवर्नमेंट रूट, सेकंड होता है गवर्नमेंट रूट, सरकारी मार्ग, सरकारी तरीका। सरकारी तरीके में ध्यान से लिखिए, परमिशन मैंडेटरी फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार से परमिशन, अनुमति जरूरी है। इसके इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पैसा, मतलब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, पूछ। अब यहाँ पे गवर्नमेंट से पूछने का मतलब क्या होता है, तो गवर्नमेंट से पूछने का मतलब ब्रैकेट में लिखिए, गवर्नमेंट के ब्रैकेट में CCEA, CCEA, ये गवर्नमेंट होती है जो परमिट करती है एफडीआई को। सीसीए का मतलब होता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहे हैं, ध्यान से नोट करना। CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। 3 कैबिनेट कमेटी होती हैं, उसमें से एक कैबिनेट कमेटी है ये, समझ गए। तो CCEA से क्या चाहिए आपको, परमिशन कंपलसरी है। एरिया लिखिए गवर्नमेंट रूट का, एरिया, सेक्टर, पहला है डिफेंस, रक्षा, सेकंड है मीडिया, पहला हो गया डिफेंस, दूसरा मीडिया, तीसरा आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, फोर्थ सैटेलाइट, उपग्रह, सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन, खनन, माइनिंग, माइनिंग। ठीक है, तो ये आपकी होती है एफडीआई के सेक्टर। तो दो तरीके से आप इंडिया में एफडीआई ला सकते हैं, पहला रूट, दूसरा रूट। ठीक है, अब एफडीआई, अच्छा बताइए, ये अच्छी चीज है बुरी चीज एफडीआई, सीधी बात है, एफडीआई से बेहतर तो ऑप्शन ही भाई, मल्टीपल मार्केट आपको मिल रही है, मल्टीपल आपके पास ब्रांड है, एक ही चीज है, तो उस सीधी बात है मोनोपोली हो जाएगी। तो अभी पीछे मैंने एक्ट बताया था एमआरटीपी, वो मोनोपोली को रोकने के लिए होता है। तो जब इस तरीके की चीजें हैं, तो ये जो सामने आप इमेज देख रहे हैं, इसमें वो देश हैं जिन देशों से इंडिया में जो एफडीआई का इन्वेस्टमेंट है वो आया हुआ है। तो लॉजिक बात है, उसमें टॉप पे मॉरिशस आपको दिख रहा 39%, तो मॉरिशस से लगभग 40% इन्वेस्टमेंट अकेले इंडिया में आता है। ऐसा क्वेश्चन है क्यों, कॉमन है कि ऐसा क्यों आता है, तो सिंपल लॉजिक है, जो मॉरिशस की गवर्नमेंट होगी वो कुछ और सुविधाएं देती होंगी, फैसिलिटी देती होंगी कि नहीं, यही रीजन है। तो इसमें टॉप 3 जो कंट्री के नाम है नोट कर लीजिए, टॉप 3 कंट्री के जो नाम है ये जनरली चेंज नहीं होता है। पहले पे मॉरिशस है, दूसरे पे सिंगापुर है, तीसरे पे जापान है। मॉरिशस, सिंगापुर, जापान, मॉरिशस, सिंगापुर, जापान, ये आपके टॉप 3 कंट्री होते हैं जिन कंट्री में इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। ठीक है,
ये चेंज भी हो जाता है, चेंज का मतलब है थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, बट जनरली इसमें होता है। ठीक है, साइप्रस 2-3 बार पूछा हुआ है। हाँ, इन जगहों से मतलब इंडिया में जितना इन्वेस्टमेंट है उसका 40% मॉरिशस से आया है, ऐसे समझो। ठीक है, सिंगापुर से और जापान से।